क्विक एसएससी की संविधान की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के पन्नों को पलटकर उन मौलिक अधिकारों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज, इसकी विविधता, इसकी अनेकता में एकता को सहेज कर रखते हैं। ये वो अधिकार हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि भारत की अनगिनत भाषाएं, लिपियां और संस्कृतियां सिर्फ इतिहास की किताबों में न रह जाएं, बल्कि जीवंत रहें और फले फूलें। आज हमारी चर्चा का केंद्र है संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत आने वाले सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। खासतौर पर हम अनुच्छेद 29 और 30 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसा कि हमारी स्रोत पुस्तक में भी बताया गया है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद है इन दोनों अनुच्छेदों को बिल्कुल सरल भाषा में समझना और ये जानना कि ये भारत के हर नागरिक और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इतने अहम क्यों हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 29 से। स्रोत पुस्तक बताती है कि ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से जुड़ा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें क्या खास बातें हैं? बिल्कुल। अनुच्छेद 29 का जो पहला खंड है वो कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अच्छा। ये एक बहुत, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली कथन है। ये सीधे तौर पर भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा देता है। सोचिए, हजारों बोलियां, सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग लिपियां, रीति रिवाज, ये सब भारत की पहचान है। और ये अनुच्छेद कहता है कि उन्हें संरक्षित करने का अधिकार वो एक मौलिक अधिकार है। इसमें जो शब्दावली इस्तेमाल हुई है, नागरिकों के किसी अनुभाग, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस, ये थोड़ी सोचने वाली है। हाँ। क्या इसका मतलब यह है कि ये अधिकार सिर्फ उन्हीं समूहों के लिए है जिन्हें हम पारंपरिक रूप से अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी मानते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर इस पर चर्चा होती भी है। देखिए, अनुच्छेद का शीर्षक भले ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहता हो, लेकिन अनुच्छेद के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो है नागरिकों के किसी अनुभाग। हाँ। इसका मतलब ये है कि सैद्धांतिक रूप से ये अधिकार केवल धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। अगर किसी बहुसंख्यक समुदाय का भी कोई ऐसा वर्ग है जिसकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है जिसे वो बचाए रखना चाहता है, तो सिद्धांततः वो भी इस अधिकार का दावा कर सकता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, हालांकि व्यवहार में अगर देखें तो ये अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिनकी संख्या कम होती है, अक्सर उनकी भाषा और संस्कृति पर बहुसंख्यक समाज की संस्कृति या भाषा का दबाव आने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये अधिकार उनके लिए एक कवच का काम करता है, एक सुरक्षा देता है। समझ गया, कवच जैसा। ये तो हुई भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने की बात, लेकिन अनुच्छेद 29 का एक और पहलू भी है, शायद कुछ शिक्षा से जुड़ा हुआ है शायद। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 29 का दूसरा खंड, क्लॉज 2, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत को स्थापित करता है। यहाँ केवल शब्द पर ध्यान देना जरूरी लगता है ना? इसका क्या खास मतलब है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये केवल शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से इनकार करने के लिए सिर्फ ये 4 आधार, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, पूरी तरह से अवैध हैं। अच्छा। इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, खासकर अगर वो संस्थान सरकारी है या सरकार से मदद ले रहा है। लेकिन केवल शब्द ये भी इशारा करता है कि इन 4 आधारों के अलावा दूसरे वैध आधारों पर प्रवेश के नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना या मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन करना, ये वैध आधार हो सकते हैं। पर धर्म, जाति, भाषा या मूल वंश के नाम पर किसी को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है,
ये अनुच्छेद 15 के समान संरक्षण का ही एक विशिष्ट अनुप्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 मुख्य रूप से संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा में भेदभाव रोकने पर केंद्रित है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 30 की ओर। हमारी स्रोत पुस्तक बताती है कि ये अनुच्छेद सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये अनुच्छेद 29 से कैसे अलग है और इसमें क्या विशेष प्रावधान है? हाँ, तो अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को एक बहुत ही विशिष्ट और कह सकते हैं सकारात्मक अधिकार देता है। इसका पहला खंड कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और भाषाई अल्पसंख्यक जी। ये अधिकार सिर्फ अपनी भाषा या संस्कृति बचाने तक सीमित नहीं है जैसा अनुच्छेद 29 में है। ये उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर मतलब कुछ भी खोलने और उन्हें चलाने यानी प्रशासन करने का अधिकार देता है। ये उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को अपनी मान्यताओं, मूल्यों और संस्कृति के अनुसार शिक्षा देने का अवसर प्रदान करता है। एक तरह से अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। इसका दायरा कितना बड़ा है? क्या इसमें हर तरह के संस्थान आ जाते हैं? जैसे आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज इतने महत्वपूर्ण हैं, क्या वो भी शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक्यांश अपनी रुचि की व्याख्या काफी उदारता से की है। एक बहुत प्रसिद्ध केस है टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामला 2002 का। हाँ, सुना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने के अधिकार में व्यावसायिक शिक्षा मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट आदि के संस्थान स्थापित करना भी शामिल है। अच्छा, ये तो काफी व्यापक है। जी, तो ये सिर्फ पारंपरिक स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक शिक्षा के हर क्षेत्र में उन्हें संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है, ताकि वे भी मुख्य धारा के विकास में योगदान दे सकें। ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है, क्या सरकार इन अल्पसंख्यक संस्थानों को वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल एड देने में भेदभाव कर सकती है? मान लीजिए दो संस्थान हैं, एक अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जा रहा है और एक अन्य समुदाय द्वारा, और दोनों सहायता के लिए योग्य हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक संस्थान को सिर्फ इसलिए मदद देने से मना कर सकती है क्योंकि वो अल्पसंख्यक संस्थान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान इस बारे में एकदम साफ है। अनुच्छेद 30 का जो दूसरा खंड है वो कहता है कि राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद मतलब भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अच्छा, इसका मतलब है कि सरकारी सहायता के लिए जो भी नियम और शर्तें हैं, अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान उन्हें पूरा करता है तो उसे सिर्फ उसके अल्पसंख्यक चरित्र के कारण सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता। सहायता के मामले में समानता का व्यवहार करना होगा। और अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि सरकार को मान लीजिए विकास कार्यों के लिए किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की जमीन या संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करना पड़े, कंपल्सरी एक्विजिशन, क्या इसके लिए कोई खास सुरक्षा दी गई है? क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। आपने सही याद दिलाया कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है अनुच्छेद 31 के हटने के बाद, लेकिन अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच जोड़ा गया है। हुआ ये कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 30 में एक नया प्रावधान क्लॉज 1A जोड़ा गया। अच्छा, 44 में संशोधन से? हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि यदि राज्य खंड 1 में उल्लिखित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करने के लिए कोई कानून बनाता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए जो रकम तय की गई है वो इतनी हो कि उस खंड के अधीन जो गारंटीकृत अधिकार हैं वो निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं, मतलब वो अधिकार छिन न जाएं। सरल शब्दों में कहूं तो अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति लेती है तो उसे इतना मुआवजा देना होगा कि उस मुआवजे से अल्पसंख्यक समुदाय कहीं और वैसा ही संस्थान फिर से स्थापित कर सके।
और उनका अनुच्छेद 30 के तहत मिला अधिकार व्यवहारिक रूप से खत्म न हो जाए। अच्छा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गारंटी है जो सुनिश्चित करती है कि सरकार अधिग्रहण के जरिए मतलब इनडायरेक्टली उनके इस अधिकार को छीन ना ले। ये वाकई काफी विस्तृत सुरक्षा है। तो अगर हम अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 30(1) को साथ रख के देखें तो इनके बीच का मुख्य अंतर क्या हुआ, क्योंकि दोनों ही शिक्षा से जुड़े हैं और अल्पसंख्यकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 29(2) जो है वो एक तरह का कह सकती हैं नकारात्मक अधिकार है। ये किसी भी नागरिक को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित किए जाने से रोकता है। ठीक है। ये भेदभाव के विरुद्ध एक सामान्य सुरक्षा है जो सभी पर लागू होती है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 30(1) एक सकारात्मक अधिकार है जो केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिया गया है। केवल अल्पसंख्यकों को? हाँ, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ये उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। ये उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का साधन प्रदान करता है। तो 29(2) भेदभाव रोकता है, जबकि 31 संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार देता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है जिसका जिक्र टीएमए पई मामले में भी आया था। वो क्या? अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान जो अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित हुआ है राज्य से वित्तीय सहायता लेता है, मतलब सरकार से ग्रांट लेता है, हाँ। तो उसे अनुच्छेद 29(2) के नियमों का पालन करना होगा। अच्छा। यानी वो सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान भी किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर अपने आप प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। मतलब सहायता लेने पर कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। हाँ बिल्कुल, स्वायत्तता के साथ जिम्मेदारी भी। तो ये अधिकार सिर्फ कागजी नहीं है, इनके व्यवहारिक नेतार्थ भी हैं। हाँ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? इनका असली महत्व क्या है? देखिए, ये अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा का हिस्सा है, ऐसा मैं मानती हूँ। हाँ, ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है, बल्कि भारत के बहुलवादी समाज, हमारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और उसकी अनूठी विविधता के संरक्षण की गारंटी है। ये संविधान बनाने वालों की गहरी समझ और दूरदर्शिता को दिखाते हैं। हाँ, उन्होंने पहचाना कि भारत की असली ताकत उसकी अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है, और इस अनेकता को बचाए रखना जरूरी है। ये अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को ये संवैधानिक विश्वास दिलाते हैं कि उनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति और पहचान न केवल सुरक्षित है, बल्कि उन्हें अपनी पसंद की शिक्षा के माध्यम से उसे विकसित करने और आगे बढ़ाने का भी पूरा हक है। हाँ, ये सुरक्षा की भावना देता होगा। बिल्कुल, इससे उनमें सुरक्षा की भावना आती है और वे बिना किसी डर या झिझक के राष्ट्रीय निर्माण में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। ये उन्हें अलग थलग महसूस करने से रोकते हैं और राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ते हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये अनुच्छेद संविधान की प्रस्तावना में लिखे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे महान आदर्शों को जमीनी हकीकत बनाने में मदद करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक ऐसा गुलदस्ता बना रहे जहां हर तरह के फूल अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिल सके। वाकई ये नजरिया इन अनुच्छेदों को समझने में बहुत मदद करता है। ये दिखाता है कि कैसे संविधान ने सिर्फ विविधता को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि इसे सक्रिय रूप से सहेजने और पोषित करने के लिए कितने ठोस और विशिष्ट कदम उठाए। अनुच्छेद 29 और 30 इसी प्रगतिशील सोच का नतीजे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अधिकार एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान और हितों की रक्षा करना, और दूसरी तरफ उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करना, ताकि वो विच्छिन्न मतलब आइसोलेटेड महसूस न करें। ये संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की खूबी भी है और कह सकते हैं चुनौती भी है। चलिए, जब संतुलन की बात हो ही रही है तो अपनी इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देता है। दूसरी तरफ देश में शिक्षा के कुछ राष्ट्रीय मानक भी होते हैं और अनुच्छेद 29(2) जैसे गैर भेदभाव के सिद्धांत भी हैं। तो सवाल यह है कि व्यवहार में राज्य
इन अल्पसंख्यक संस्थानों को दी गई स्वायत्तता और राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों, गुणवत्ता मानकों और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे साधता है? इस संतुलन को बनाए रखने में क्या वास्तविक चुनौतियां सामने आती होंगी? इस पर विचार करना हमारे संविधान की व्यवहारिक कार्यप्रणाली को समझने में मदद करेगा। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 पर, वो मौलिक अधिकार जो हमारे देश के नागरिकों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देते हैं। हमने शोध पुस्तक के आधार पर समझा कि कैसे ये प्रावधान भारत की समृद्ध विविधता और समावेशी ताने बाने को मजबूत करते हैं। उम्मीद है क्विक एसएससी की संविधान की कहानी का ये पड़ाव आपके लिए जानकारी भरा और दिलचस्प रहा होगा। अगर आप इस विषय पर या संविधान के अन्य पहलुओं पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.quickssc.com पर जरूर जाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, बस क्विक एसएससी सर्च करें। और हाँ, अगर आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो वहां भी फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप संविधान की कोई भी कहानी मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे संविधान की एक और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।